Hello, dear students. Welcome to the first part of direct and inverse variation. ये चैप्टर बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो बट उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं है, ठीक है। जैसे कि फैक्टराइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ चुके हो ना, उतना नहीं है ये, ठीक है। फिर भी देखो कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ओके, सो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम देखो। आप लोग यूनिटरी मेथड पढ़े होगे क्लास 7 में। यूनिटरी मेथड जिसमें हम लोग देखते थे ना, जैसे कि एक पेन का दाम 10 रुपया है, 10 रुपीज़ है, तो 2 पेन का दाम 20 रुपीज़ होगा, 3 पेन का दाम 30 रुपीज़ होगा, पढ़ते थे ना, है कि नहीं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई सामान का क्वांटिटी नंबर बढ़ रहा है उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर बाई चांस कोई सामान का क्वांटिटी बढ़ गया है, कोई सामान का क्वांटिटी मतलब नंबर बढ़ गया तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। समटाइम्स ऐसा भी रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं ये एकदम बेकार से एग्जाम्पल देके बताई हूँ, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, जब एक क्वांटिटी का नंबर या एक क्वांटिटी का वैल्यू दूसरे की वजह से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी करता है। सो वेरिएशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ क्वांटिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द अदर क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की वजह से चेंज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब वेरिएशन होते हैं बच्चों दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और या फिर आप लोगों के जो चैप्टर है, ये चैप्टर में नाम है इनवर्स, तो हम लोग इनडायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। ओके, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ेंगे, इस पार्ट में डायरेक्ट वेरिएशन ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ेंगे। ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है बच्चों, इफ एक क्वांटिटी की वजह से दूसरा क्वांटिटी डायरेक्टली चेंज हो रहा है। मतलब जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाऊंगी तो आप लोग बेटर तरीके से समझोगे। लाइक यहाँ पर अगर मैं बुक्स को कंसिडर कर रही हूँ, सपोज एक बुक का कॉस्ट है 80 रुपीज़, दो बुक का कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर एक बुक का वन बुक कॉस्ट 80 रुपीज़ तो टू बुक्स कॉस्ट कितना? 160। तीन बुक का 240। फोर अगर बुक्स हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसका भी धीरे धीरे करके दाम बढ़ रहा है, दैट इज 320 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर एक क्वांटिटी का नंबर जब बढ़ रहा था तो सेकेंड क्वांटिटी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से रिलेशन होता है कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटा तो दूसरा भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इस टाइप का वेरिएशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। इफ वेरिएशन में क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है या एक क्वांटिटी वेरी हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी डायरेक्टली वेरी होगा। इसका मतलब है अगर एक क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर एक क्वांटिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटी का भी वैल्यू डिक्रीज होगा। इफ इस टाइप का रिलेशन है तो हम लोग बोलेंगे कि बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड और दैट वेरिएशन विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पर सेम है, एक क्वांटिटी का नंबर जब बढ़ रहा है, जब बुक्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके कॉस्ट भी धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। अभी यहाँ पर इसको x लिए हैं, इसको y लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक बार x बाय y निकाल रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर है ना, x यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ बुक। इफ एक बुक है तो 1 डिवाइडेड बाय y, हम लोग कॉस्ट को लिए। एक बुक का दाम है बच्चों 80 रुपीज़, सो x बाय वाई, सो 1/80। सेकेंड केस में 2/160, थर्ड केस में 3/240, फोर्थ केस में 4/320। अगर मैं सबका रेशियो निकालूंगी लाइक 1/80, ये तो और सिंपल फॉर्म में रिड्यूस होगा नहीं तो इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। देन 2/160 को आप लोग सॉल्व करोगे तो ये भी एकदम सॉल्व होके 1/80 आएगा। 3/240 को करोगे सॉल्व तो ये भी सॉल्व होके 180 आएगा। 4/320 को करोगे तो ये भी सॉल्व होके 1/8080 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम लोग x बाय वाई निकाले हैं, ये बाय ये, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक केस में वैल्यू सेम आ रहा है। हर एक केस में जैसे यहाँ पर 1/80 है ना, तो हर एक केस में जब आप सॉल्व करोगे तो हर जगह 1/80 1/80 1/80 ही आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर सबके बीच में इक्वल्स टू साइन दी हूँ। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आ रहा है जो कि कांस्टेंट है ना, चेंज तो हो नहीं रहा है। तो वो वैल्यू जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। मतलब वो एक कांस्टेंट आएगा, वो एक नंबर आएगा जो कि हर एक केस में सेम आएगा। सो हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। x बाय वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन।
ये हम लोग को कब देखने को मिलता है? डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। किस में देखने को मिलता है? डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। अब डायरेक्टली हम लोग नंबर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, चेक वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली और नॉट। यहाँ पर हम लोग को चेक करना है, आप लोगों को टेबल दिखता होगा, इस टेबल में एक्स है और वाई है, दोनों का वैल्यू दिया है। एक्स 6 है, उसका वाई 12 दिया है। यहाँ पर 8 है, उसका वाई कितना दिया है? 16। लाइक दिस सो मैनी नंबर्स आर गिवन। ओके, सो हियर वी हैव टू चेक कि एक्स एंड वाई वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली और नॉट। अगर मैं डायरेक्टली का बात कर रही हूँ तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? आपको एक्स बाय वाई का रेशियो निकालना है। एक्स बाय वाई हर एक केस पे, अगर हर एक केस में सेम वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स येस दे वेरी डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है ना तो उसको ऐसे चेक करते हैं। अगर कोई चीज़ में पूछता है कि बताओ एक्स वाई एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है क्या, तो आप लोग उसका रेशियो निकालना। अगर हर एक केस में रेशियो का वैल्यू सेम आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, दैट मीन्स येस they are directly related or that variation in this case is called direct variation. यहाँ पर एक और एक्सटेंड कर दिया है क्वेश्चन को, दैट इफ यस फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दिस मीन्स अगर ये लोग डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर ये वेरिएशन को अगर हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पर देखेंगे तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू निकालो। एक्स बाय वाई का जो भी वैल्यू होगा उसको निकालो, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल का या वेरिएशन का वैल्यू निकालो। सो एक्स बाय वाई का वैल्यू निकालना है। पर अगर हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले हर एक केस पे एक्स बाय वाई का क्या वैल्यू आ रहा है हम लोग को देखना है। सो एक्स बाय वाई में सबसे पहले 6/12 निकालेंगे। तो 6/12 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। सिमिलरली अगर 8/16 निकालूंगी, इसको भी सॉल्व करने से सिंपल टर्म्स में या लोएस्ट टर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी 1/2 आ रहा है। हर एक केस में अगर हम लोग देखेंगे तो 1/2 आ रहा है। हर एक केस में सॉल्व करने से 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स ऐसे इक्वल साइन हम लोग सबके बीच में दे सकते हैं। अगर इस टाइप से आया वैल्यू, सब में क्या आ रहा है? सबको सॉल्व करने से आ रहा है 1/2। ये 1/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस हर एक केस में 1/2 आ रहा है। सो हियर x by y is a constant, that is हर एक केस में क्या आया? 1/2 आया। अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे x and y vary directly। अगर ऐसा आएगा तो हम लोग वहां पर लिखेंगे yes x and y vary directly। क्वेश्चन में बोला था पता करो x एंड y वेरी डायरेक्टली और नॉट, तो हम लोग यहाँ पर पता कर लिए कैसे? x बाय वाई का हम लोग वैल्यू निकाले हर एक केस में, तो रेशियो आया है 1/2। ओके, अगर ऐसा है तो यस दे वेरी डायरेक्टली। एंड यहाँ पर एक और चीज़ पूछा था, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, एंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज क्या आया बच्चों? x बाय वाई का वैल्यू, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 1/2। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर x बाय वाई दिया है, x दिया है 4, 16 और यहाँ दिया x3। यहाँ y का वैल्यू दिया है 3.2, यहाँ पर y2, यहाँ पर 6.4। तो ये सब मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। और ये चीज़ बता दिया है कि x एंड y वेरी डायरेक्टली, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स x एंड y का वैल्यू हर केस में सेम है। बोलने का मतलब ये है, मतलब इसका बाय मतलब 4/3.2 इज इक्वल टू 16/y2। क्लियर? समझ में आया? दैट अगेन इज इक्वल टू x3/6.4। मतलब यहाँ पर अगर बोल दिया है ना कि ये लोग डायरेक्टली वेरी करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर x बाय वाई पक्का एक कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सबका आंसर सेम आएगा। ओके, तो इसको एक बार हटा देती हूँ मैं। अभी यहाँ पर 4/3.2 मतलब x बाय वाई, इसका वैल्यू इज इक्वल टू इसका वैल्यू। अब आप लोग अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहोगे तो y2 का वैल्यू निकाल सकते हो। हम लोग को तो मिसिंग टर्म निकालना है कि नहीं? दिस इज इक्वल टू दिस, y2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 जा 16। तो हम लोग यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.2 एंड 4 को। चाहोगे तो इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट को आप लोग चाहोगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो।
ठीक है, 32 और 4 को इंटू करो तो आएगा 128 बाय नीचे में 10 है, बस डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा बच्चों 12.8। तो y2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 12.8। ठीक है, फिर यहाँ पर x3 भी तो एक मिसिंग टर्म है, तो एक काम कर सकते हो आप लोग, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये ले लो, या फिर ये बीच वाले को इग्नोर करो, ये बाय ये शुड बी इक्वल टू ये बाय ये, है कि नहीं। वैसे भी x3 निकल सकता है, जैसे आपका मन आप लोग कर सकते हो। सेकेंड केस में एक काम करना, 4/3.2 इज इक्वल टू x3/6.4, मतलब दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, सब तो एक दूसरे से इक्वल है। यहाँ मुझे x3 निकालना है इसलिए मैं ऐसे लिख दी, देन x3 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 4/3.2। ओके, सो ये हो जाएगा बच्चों 64/10 इंटू 32 ऊपर मतलब नीचे, और जिसका जो हम लोग इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी तो 10 आया वो ऊपर चला गया, 10 कट गया। 32 के टेबल में 32 टू जा होता है, 32 वन जा 32 टू जा 64, अभी 4 इंटू टू कितना होता है 8 होता है। सो x3 का वैल्यू आ गया 8, y2 भी निकल गया मिसिंग टर्म एंड x2 भी निकल गया। नेक्स्ट, द वेट ऑफ 10 कैप्स इज 2.5 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 8 सच कैप। बच्चों ये तो आप लोग ना चाहोगे तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, पर हम लोग को ना यहाँ पर थोड़ा सा ये रेशियो के फॉर्म पे करना है ना, तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कंसिडर करो दो चीज़ दिया है, एक दिया है नंबर ऑफ कैप मतलब 10 कैप्स, और उसका एक तो वजन दिया है, मतलब एक में वेट दिया है एक में नंबर दिया है। मतलब हम लोग अगर टेबल बनाना चाहें तो नंबर ऑफ कैप हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं x, और यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ कैप, ठीक है, उसको y ले लो। ठीक है, समझ में आया। नंबर को ऊपर लिख लेंगे और उसका वजन को नीचे। तो पहला बोला है 10 कैप्स का वजन है 2.5 kg, kg को मैं इन kg यहाँ लिख देती, चलेगा छोड़ो। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 8 सच कैप, तो 8 कैप का, क्योंकि नंबर ऊपर में तो मैं ऊपर लिखूंगी, 8 कैप का दाम कितना होगा, तो लेट इट बी ए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेटेड है, कैसे, 10 कैप का दाम अगर 2.5 kg है तो 8 का कम ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 का 2.5 है, अगर नंबर कैप का कम हो गया 8 तो वजन भी कम हो जाएगा। तो देखो एक चीज़ बढ़ रहा था दूसरा भी बढ़ रहा था, फिर दूसरा घटा तो वो भी घट गया, है ना। तो यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन है, दैट मीन्स यहाँ पर x/y कांस्टेंट होगा। समझ में आया, x/y कांस्टेंट होगा। हियर दे वेरी डायरेक्टली, तो आप एक काम कर सकते हो ना, एक ऐसे लाइन लिख देना, here number of caps and their weights vary directly, so we can write like this or not, अपना ऐसे लिख सकते हैं 10/2.5 इज इक्वल टू 8/a, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रिलेशन है, तो दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, लिख सकते हैं। बस अभी a निकाल दो, a क्या है, हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 का टेबल में जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा। तो बच्चों मेरा आंसर आया है 2, मतलब 8 कैप्स का दाम कितना है, ए हम लोग लिए थे ना वेट, तो 2 kg, आंसर आएगा 2 kg। क्लियर, सिंपल है बच्चों। अब ये देखो, अ ट्रेन कवर्स 80 किलोमीटर इन 1 आवर, एक ट्रेन है 1 घंटा में 80 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। By how much time does Maninder, who is traveling by this train, need to wait to reach his hometown, which is still 280 किलोमीटर अवे। मतलब यहाँ पर बच्चों दो चीज़ को बोला है, क्या, डिस्टेंस और टाइम। पहला बोला है कि वो ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर टाइम मांगा है और बोल रहा है उसको जाना है 280 किलोमीटर, तो कितने टाइम पे पहुँचेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी टेबल बना लो, एक में डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और नीचे में टाइम बना लो, टाइम दिया है आवर में, ठीक है। पहला में डिस्टेंस कितना दिया है 80 किलोमीटर, और कितना टाइम में जा रहा है 80 किलोमीटर 1 घंटे में। दूसरा में डिस्टेंस कितना दिया है 280 किलोमीटर, और हम लोग को बोल रहा है बताओ कितने टाइम पे वो जाएगा, कितने टाइम पे पहुंचेगा। तो बस यहाँ पर डेफिनेटली बच्चों डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, कैसे,
जब 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर जा रहा है, तो मतलब बोलने का मतलब ये है 80 किलोमीटर वो 1 घंटा में जा रहा है, तो 280 डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो हियर डिस्टेंस एंड टाइम वेरी डायरेक्टली। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ये 80/1 इज इक्वल टू 280/x। बस यहाँ से x निकाल लो, 8 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा बच्चों 3.5। बस 3.5 घंटा लग जाएगा उसको r। समझ में आया? नेक्स्ट, अ मोटर बाइक इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बाइक है जो कि इतना स्पीड में जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? समझ में आया? 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी बहुत ईजी है। हुआ? ये भी बहुत ईजी है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दोगे तो ये लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। इसका मतलब ऐसा होता है 60 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, दैट मीन्स 60 किलोमीटर इतना डिस्टेंस वो 1 घंटे में कवर किया। तो बोल रहा है 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डेफिनेटली कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं काम करती हूँ, यहाँ भी ऐसे टेबल बना देती हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर और यहाँ पर टाइम, टाइम इन, टाइम को एक काम करते हैं आर में ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर स्पीड से मेरे को पता चल गया डिस्टेंस और टाइम कितना है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर वो जा रहा है 1 घंटे में। यहाँ लिखा है ना 60 km/h, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो बोल रहा है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो एक्स ले लो। एक्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 15 मिनट्स में, 15 मिनट में। लेकिन हम लोग यहाँ टाइम मेंशन कर रहे हैं कितना, हम लोग कर रहे हैं यहाँ आर में, तो बच्चों मिनट को हम लोग को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 मिनट मतलब कितना, 15/60। अब समझ में आया? क्योंकि यहाँ 15 मिनट दिया है क्वेश्चन में, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर टाइम को आर में लिखी हूँ, क्योंकि यहाँ 1 घंटे का दिया था, तो इसको भी मैं आर में कन्वर्ट कर दूंगी, तो बाय 60 डिवाइड कर देंगे, बस ये हो जाएगा 15 1 जा 15 4 जा। अब यहाँ पर दे वेरी डायरेक्टली डिस्टेंस एंड टाइम, मैं इसलिए साइड में लिख रही हूँ, नीचे जगह नहीं है, वेरी डायरेक्टली। सो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 60/1 इज इक्वल टू x/1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60/1, तो छोड़ो, ये हो जाएगा ना 4x, कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ये ऊपर चला गया, x निकलेगा 60/4, दैट मीन्स 15। तो 15 क्या, किलोमीटर। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना वॉक कर रहे हैं एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर 45 मिनट्स। फाइंड स्पीड पर आवर। यहाँ पर ना बोल रहा है कि जो मिस्टर सिन्हा है, सॉरी सक्सेना है, जो भी है यार, वो इतना किलोमीटर 45 मिनट्स में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका जो स्पीड दिया है ना, एवरेज स्पीड ऑफ इतना पर 45 किलोमीटर, ऐसे बोल रहा है बताओ उनका स्पीड पर आर कितना होगा, 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। मतलब उसी हिसाब से हम लोग को एक्चुअली बच्चों यहाँ पर स्पीड निकालना है पर आर के हिसाब से। मतलब यहाँ पर जो मिनट दिया है ना, उसको आर में कन्वर्ट करके भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को ना हम लोग एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है मिस्टर सक्सेना वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर 45 मिनट। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बाय टाइम ही दिया है, समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर इतना मिनट्स, फाइंड स्पीड पर आर। मतलब यहाँ पर बोल रहा है स्पीड उनका पर आर निकालो, मतलब आर के हिसाब से निकालो। हम लोग का यहाँ जो स्पीड दिया है वो मिनट के हिसाब से दिया है, तो डिस्टेंस तो वही है 2.5 किलोमीटर, और यहाँ पर हम लोग को दिया है 45 मिनट्स। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है आर के हिसाब से निकालो, तो मिनट्स को आर में आप लोग बस कन्वर्ट कर देना, तो डिवाइडेड बाय 60। अब बस इसको सॉल्व करते चलो, ये हो जाएगा 60/45,
ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करें। 15 के टेबल में 15 3 जा 15 4 जा 2.5 में मैं पॉइंट को एक बार हटा दे रही हूँ, तो बाय 10, नीचे में 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा बच्चों 10/3, मतलब 3 होल 1/3, इतना हो गया उसका स्पीड पर आवर, 10/3, यही आंसर है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक नहीं होगा। अब नंबर 3 देख लो। अ कार ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कार है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है, ट्रैवल्स 250 किलोमीटर इन 6 आवर, 6 घंटे में इतना किलोमीटर। तो 9 आवर्स में व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, 9 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इफ 6 आवर्स में 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो 9 आवर्स में कितना करेगा, डेफिनेटली बच्चों ज़्यादा करेगा, है कि नहीं। 6 घंटे में इतना कर रहा है तो 9 आवर्स में तो ज़्यादा ही करेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर इसका टेबल बना लेते हैं। डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन आवर। तो यहाँ पर डिस्टेंस पहले बोला है 250 किलोमीटर इन 6 आवर। What distance will it cover in 9 hours? Let that distance be x. Now, distance and time vary directly. है कि नहीं, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 250/6 इज इक्वल टू x/9। बस यहाँ से x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चलो। अब इसको हम लोग काट देंगे 2 से, पहले इसको 3 से काट देते हैं। 3 3 जा 3 2 जा, ये 2 125 जा, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 375 किलोमीटर। आ गया बच्चों आंसर। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है, 9 आवर्स में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज़ 375 किलोमीटर। क्लियर। अभी अ फैमिलीज एक्सपेंस फॉर 4 वीक्स एंड 5 डेज, एक फैमिली का 4 हफ्ते का और 5 दिन का, 4 हफ्ता प्लस 5 दिन का खर्चा है 3000 रुपया। वॉट इज देयर एक्सपेंस एट द सेम रेट फॉर 6 वीक्स एंड 2 डेज, वही फैमिली का 6 वीक्स एंड 2 डेज का कितना खर्चा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर मनी और दिन का बात कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, दोनों का ऑब्वियसली ज़्यादा ही खर्चा होगा। डायरेक्ट रिलेशन तो दिख ही रहा है। नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर 4 वीक्स एंड 5 डे है, तो एक काम करते हैं पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, साइड में कर लें बच्चों। 4 वीक्स प्लस 5 डेज, तो हम लोग को दिन निकालना है। 4 वीक, एक वीक में होता है 7 डेज, तो ये हो गया 4 × 7 28 + 5 दैट मीन्स 33, ठीक है। तो ये हो गया 33 डेज। 33 डेज में कितना खर्चा हुआ, यहाँ देखो 3000। दूसरा 6 वीक्स एंड 2 डेज, 6 वीक्स प्लस 2 डेज, तो 6 × 7 कितना होता है 42 + 2 दैट मीन्स 44। तो बच्चों 44 डेज में कितना खर्चा होगा, तो लेट इट बी एक्स, डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर। सो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एंड एक्सपेंडिचर vary directly, so we can write like this or not, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो बच्चों सही रहेगा। 3 का टेबल से काट दो, 3 11 जा 3 1000 जा, x को अलग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 44 × 1 2 3 इस टाइप से लिख दो, 11 4 जा, दैट मीन्स वो लोगों का इतने दिन में 44 डेज में 4000 रुपीज़ लगेगा, इतना खर्चा होगा। ये रुपीज़ है, हाँ, दो मत समझ लेना इसको। क्लियर। अब ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है ठीक है। द SI सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है लेकिन वो वाला नहीं है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इन 5 ईयर्स इज इतना, एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी था, मतलब कुछ प्रिंसिपल था, उस पैसे के ऊपर इतना सिंपल इंटरेस्ट बन गया इन 5 ईयर्स, मतलब 800 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट बन गया कितने साल में, 5 साल में। तो उसी पैसे के ऊपर 11 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। बस यहाँ पर दो चीज़ दिया है, SI
एंड टाइम। SI कितना है 800। 800 कितने साल में होगा? 5 साल में होगा। तो 11 साल में कितना होगा? तो लेट दैट बी एक्स। हियर सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम वेरी डायरेक्टली। सो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का टेबल से कटेगा 800। तो अगर मैं इसको 5 से काटना चाहूँगी तो मुझे लगता है ये आएगा 5 160 जा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इसको इंटू करेंगे 160 और 11 को। तो कितना आना चाहिए? 1760 आएगा क्या? हाँ, 1760। इतना रुपीज़ हो गया उसका 11 साल में इंटरेस्ट। समझ में आया? बहुत सिंपल है बच्चों ये चैप्टर। अभी फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिख रहा है, यहाँ पर कितने सारे मिसिंग वैल्यूज हैं और बोल दिया है कि पी एंड क्यू, जैसे हम लोग एक्स और वाई लेते थे, ये पी एंड क्यू वेरी डायरेक्टली, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू, ऐसे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये करूँगी, मतलब ये 4 में से 3 का वैल्यू पता है और 1 का वैल्यू निकालना है, तो ईजी पड़ेगा ना, तो ऐसे ही लेते हैं। सबसे पहले 5/18 इज इक्वल टू 20/Q2, तो हम लोग को Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। Q2 को इधर ले जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, और ये आपका 5 बन जा 5 4 जा। अब 18 बचा और 4 बचा, और 18 और 4 को आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इंटू करना है। तो मेरे हिसाब से 72 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 72 आएगा तो सही रहेगा। आंसर चेक कर लें क्या इसका? अब पहले खोजो कहाँ पर है, थोड़ा सा वेट करो बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ बच्चों, ये आ गया 72, राइट है। अरे हम लोगों का राइट ही रहेगा, है ना? ओके नेक्स्ट। अभी ये आ गया हम लोग का 72। फिर से ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में 5/18 इज इक्वल टू P3/36 कर सकते हो, बस यहाँ से निकाल दो P3। 18 1 जा 18 2 जा, दैट मीन्स क्या आया 10। P3 भी हम लोग का राइट निकला। अब ये वाला कर दो, ये बाय ये इज इक्वल टू 35/Q4 कर दो। इतना सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट वेरिएशन का सिंपल रहता है। यहाँ से Q4 निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और Q4 को एक तरफ करना। 5 बन जा 5 7 जा 17, सॉरी 18 और 7 बचा, 8 7 जा 56। मुझे लगता है 126 आएगा, चेक करें क्या? दिख जा, आंसर कहाँ है? आंसर कहाँ है? कहाँ है यार? हाँ 126 आया, राइट निकला। Q4 भी निकल गया, मतलब जितने भी मिसिंग टर्म्स थे ना बच्चों सब निकल गए। ठीक है, जितने भी मिसिंग टर्म्स थे सारे के सारे हम लोगों को यहाँ पर मिल गए वैल्यू। तो बच्चों पार्ट 1 आपका यहीं ख़त्म होता है। हाँ, इसमें से कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस भी चाहिए ना, मैं आपको इसका एक्चुअली क्या है ना, मैं जितना हो सका ना मैं आपको ना इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे दी हूँ, पर ठीक है मैं अपने मन से देखती हूँ कुछ कुछ बना के मैं आप लोगों को देती हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा ना, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, मैथ्स मास्टरी के बारे में बताओ क्या है, आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। आप लोग एक वीडियो को जो बार बार देख के समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, डाउट्स आपका क्लियर हो रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में बच्चों बताओ उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ना कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो, ताकि आगे चल के उनको दिक्कत ना हो, वरना ये सब चीज़ों में ना क्लास 10 में 12 में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा बच्चों, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, और बाकी जैसे आप लोग अपना डाउट्स पूछ रहे हो, कंटिन्यू आस्किंग योर डाउट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू।